रुद्रप्रयाग हेलीकॉप्टर हादसे की जांच करेगा डीजीसीए। सीएम धामी ने हादसे की जांच के दिए आदेश। हादसे की जांच के लिए केदारनाथ जाएगी एएआईबी। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में आस्था का जनसागर। एम्स के डॉक्टर भी सेवा में शामिल। श्रद्धालु संतुष्ट, सरकार की सराहना की। देहरादून में विकसित उत्तराखंड 2047 पर मंथन। इस अवसर पर कार्यशाला का भी आयोजन। यूएनडीपी बनेगा तकनीकी सहयोगी। हरिद्वार में जनता दरबार का हुआ आयोजन। जनता दरबार में कुल 123 शिकायतें हुई प्राप्त। कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण। रामनगर में हाईवे किनारे युवक का शव बरामद। शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अल्मोड़ा में भालू ने किया हमला। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। वन विभाग से कार्रवाई की मांग। पर्यटन सीजन में सड़कों पर भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन का अहम फैसला। ट्रैफिक दबाव को देखते हुए गाड़ियों को किया गया डाइवर्ट। देहरादून में मानसून के साथ ही बढ़ा भूस्खलन और बारिश का खतरा। भारी बारिश के चलते कई जगह पर बंद हुए रास्ते। सीएम धामी ने लिया रन फॉर योगा कार्यक्रम में हिस्सा। युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं को किया योग के प्रति जागरूक। रन फॉर योगा कार्यक्रम में सीएम धामी ने जनता से की अपील। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कही बात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथवन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब हेलीकॉप्टर हादसे की जांच डीजीसीए करेगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने हादसे की जांच के आदेश जारी किए हैं। एएआईबी की टीम जल्द ही केदारनाथ जाएगी और हादसे की जांच के लिए टीम को भेजा जा रहा है। एएआईबी की टीम जल्द ही केदारनाथ पहुंचेगी और हादसे की जांच करेगी। सीएम धामी ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। एएआईबी इस पूरे मामले की जांच करेगी। कैसे हादसा हुआ, क्या कुछ गलतियां थी और किस वजह से यह हादसा हुआ, इसकी पूरी जानकारी ली जाएगी। एएआईबी की टीम जल्द ही केदारनाथ पहुंचेगी और इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अब हादसे को लेकर सीएम धामी ने आदेश दिए हैं। इसी को लेकर अब एएआईबी इस पूरे मामले की जांच करेगी। हेलीकॉप्टर हादसे की जांच की जाएगी। सीएम धामी ने हादसे की जांच के लिए आदेश जारी किए। हादसे की जांच अब एएआईबी करेगी और ऐसे में पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर हादसा कैसे हुआ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हेलीकॉप्टर हादसे से लेकर जिसमें 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ऐसे में अब सीएम ने बड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी किए हैं, जांच के आदेश जारी किए हैं। एएआईबी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। उत्तराखंड में इस साल चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 7.5 लाख यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि यात्रा शुरू होने से पहले ही विभाग ने पूरी तैयारी कर ली थी। चारधाम मार्गों और प्रमुख पड़ावों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रमुख स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्टों की भी अतिरिक्त तैनाती की गई है। पहली बार एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग और इलाज में शामिल किया गया है। अब तक करीब 470 यात्रियों को हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की मदद से गंभीर स्थिति में अस्पतालों में भी शिफ्ट किया जा चुका है, जो एक तेज और प्रभावी आपातकालीन सेवा का प्रमाण है।
स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि यात्रा के दौरान हर श्रद्धालु को समय पर बेहतर इलाज और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ताकि कोई भी तीर्थयात्री स्वास्थ्य संबंधी कारणों से परेशान ना हो। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस प्रयास की सराहना भी की जा रही है और श्रद्धालु भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। ये चारधाम यात्रा को लेके स्वास्थ्य विभाग पहले से ही पूरी तौर पे तत्पर है और अब लगभग 7.5 लाख यात्रियों की हम लोगों ने स्क्रीनिंग कर दी है, जिसमें से लगभग 2 लाख यात्रियों की स्क्रीनिंग जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं हमारी वहाँ पे की है और बाकी लगभग 5 लाख यात्रियों का जो स्क्रीनिंग है हमने जो हमारे मेडिकल रिलीफ पोस्ट हैं उसमें हम लोगों ने किया है। पूरे यात्रा के दौरान लगभग 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स की हम लोगों ने तैनाती की है। इसके अलावा फार्मासिस्ट और नर्सेस की भी हम लोगों ने तैनाती की है। साथ साथ एम्स के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो भी लगातार सेवाएं दे रहे हैं चारधाम यात्रा में। ये पहली बार हो रहा है कि एम्स के डॉक्टर्स भी यात्रियों के स्क्रीनिंग में, यात्रियों के ट्रीटमेंट में अपना प्रतिभाग जो है सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि लगभग 470 यात्रियों को हम लोगों ने हमने एम्बुलेंस से एवैक्यूएट किया है और लगभग 30 यात्रियों को हेली एम्बुलेंस से हम लोगों ने फ़िलहाल एवैक्यूएट किया है। उत्तराखंड को साल 2047 तक एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य को लेकर देहरादून में विकसित उत्तराखंड 2047 विषय पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जानकारी देते हुए डॉक्टर मनोज पंत ने बताया कि ये पहल प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप है, जिसे साल 2022 में प्रस्तुत किया गया था। डॉक्टर पंत ने कहा कि जब भारत स्वतंत्रता के 100 साल पूरे करेगा, तब तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है और इसके लिए हर राज्य को अपनी भूमिका निभानी होगी। नीति आयोग की हालिया बैठक में स्पष्ट रूप से कहा गया कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो प्रत्येक राज्य को विकसित राज्य बनाना होगा। इसी सोच के तहत ये कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें सभी संबंधित विभागों और विशेषज्ञों ने भाग लिया और साथ ही सुझाव भी साझा किए। इस मौके पर यह भी बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP इस प्रक्रिया में उत्तराखंड सरकार का तकनीकी सहयोगी है और राज्य के विकसित उत्तराखंड 2047 विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने में सक्रिय भागीदारी कर रहा है। देखिए, ऐसा है, ये प्रधानमंत्री जी ने 2022 में जो है ये कहा था कि जो अमृत काल हमारा है 2047 तक जब आज़ादी के पूरे 100 साल हो जाएंगे, तब तक हमारे भारत को जो है पूरा वो विकसित होना है। तो विकसित भारत का उनका एक विजन था और विकसित भारत के लिए विकसित राज्य बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो लास्ट नीति आयोग की मीटिंग हुई थी उसमें भी ये तय हुआ था कि विकसित भारत के लिए विकसित राज्य। तो इसलिए हर राज्य को कहा गया था कि वो एक विजन 2047 जो है जब तक 100 साल हमारी आज़ादी को हो जाएंगे, एक पूरा विजन डॉक्यूमेंट उसका तैयार करें। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये कार्यशाला यहाँ पे की गई है। UNDP हमारा टेक्निकल पार्टनर है हमारे राज्य में, तो वो इसमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को। तो उसी पे पूरा 6 वर्किंग ग्रुप हमने बनाए हैं। 6 थीम है, मतलब इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट की एक थीम है, ऐसे ही इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट हमारे यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है, उसकी एक पूरी थीम हमने कर रखी है। तीसरा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसकी एक थीम दे दी है। चौथा हमने हेल्थ और एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, वो थीम दी है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कलेक्ट्रेट भवन में जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें जिले भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी गई। इस दौरान सभी विभागों के उच्चाधिकारी भी मौजूद रहे, जिससे जनता की शिकायतों का तत्काल संज्ञान और निस्तारण सुनिश्चित हो सका। जनता दरबार में कुल 123 शिकायतें मिली, जिनमें भूमि विवाद, पेंशन, बिजली, पानी और राजस्व विभाग से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रही। डीएम ने हर शिकायत को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट कहा कि जिन समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो किसी भी शिकायत को अनदेखा ना करें या फिर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दरबार में कई मामलों में शिकायतें दर्ज की गई, वहीं पर कई मामलों का समाधान भी किया गया।
मौजूदा अधिकारियों ने समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित फील्ड स्टाफ को भी निर्देश जारी किए गए। डीएम ने भरोसा दिलाया कि हर शिकायत का फॉलोअप सुनिश्चित किया जाएगा और समाधान की प्रगति नियमित निगरानी की जाएगी। आज जो हमारा प्रत्येक सोमवार जो होगा सप्ताह का, उसमें जन सुनवाई की जाएगी, जिसमें सभी अधिकारी भी यहीं पर मौजूद रहेंगे। और इसमें आज जो समस्याएं आई हैं, करीबन 125 समस्या आई हैं, 125 के आसपास, और भी कुछ समस्याएं हैं अभी। और इसमें अलग अलग विषयों से रिलेटेड मैटर्स थे, कुछ जैसे चकबंदी से संबंधित थे, कुछ आपदा से संबंधित थे, कुछ पानी पीने के जो पानी की समस्याएं थी कुछ जगह पे, कुछ समस्याएं हमारी कृषि विभाग से संबंधित लोन आदि की थी, केसीसी की। तो सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दिए गए हैं और इन सभी कंप्लेंट्स को हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया है, इनका मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सीएम हेल्पलाइन पोर्टल है, उस पर भी जो समस्याएं रजिस्टर है उसका भी डिटेल में आज रिव्यू किया गया है और प्रत्येक सप्ताह रिव्यू करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में हम कोशिश करें कि अधिक से अधिक समस्या का निस्तारण हो जाए और इनकी जो संख्या है वो और कम होती जाए। अब खबर रामनगर से है, जहां पर रामनगर काशीपुर हाईवे पर स्थित टांडा चौराहे पर एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल ने बताया कि शव की पहचान पंकज तिवारी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से अल्मोड़ा जनपद का रहने वाला है। इस समय पर वो रामनगर के पिरुमदारा क्षेत्र में अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रहा था और ग्राम टांडा की देसी शराब की दुकान में काम करता था। वरिष्ठ उप निरीक्षक ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, आज प्रातः टांडा चौराहे के पास एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी पंकज तिवारी के रूप में शिनाख्त हुई है। शव को पुलिस ने कब्जे लेकर पंचनामे की कार्रवाई की जाएगी। ये बताया जा रहा है अल्मोड़ा धौलछीना का बताया जा रहा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा क्षेत्र के गांव चाक में एक भालू ने 3 लोगों पर हमला कर दिया, जिससे गांव में अफरा तफरी और दहशत फैल गई। यह घटना अल्मोड़ा वन प्रभाग के मोहान रेंज में से सामने आई है। भालू के हमले में 2 महिलाएं और एक वृद्ध व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान 60 साल के तारीराम, पुष्पा देवी और मोहिनी देवी के रूप में की गई। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण और वन विभाग की टीम तुरंत हरकत में आई और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। इस घटना के कुछ ही समय बाद उसी इलाके में करीब 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में शादी का निमंत्रण देकर लौट रही 2 महिलाएं भी भालू के हमले का शिकार हो गई। भालू ने दोनों महिलाओं को बुरी तरीके से लहूलुहान कर दिया। घटना के तुरंत बाद गांव वालों और वन विभाग की टीम ने तीनों घायलों को रामनगर अस्पताल पहुंचाया। वहीं भालू के इस हमले के बाद आसपास के गांव में डर और चिंता का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि ये इलाका पहले भी जंगली जानवरों की हलचल से प्रभावित रहा है, लेकिन इस तरह गांव के अंदर भालू का आना और लोगों पर हमला करना गंभीर चिंता की बात है। ग्रामीणों ने वन विभाग से यह भी मांग की है कि गांव में रात्रिकालीन गश्त बढ़ाई जाए, भालू को जल्द से पकड़ा जाए और पीड़ितों के इलाज के लिए मुआवजा भी दिया जाए। उनका कहना है कि अगर समय रहते भालू पर काबू नहीं पाया गया तो ये और भी बड़ी घटना का कारण बन सकता है। पौड़ी गढ़वाल के गुमखाल फतेहपुर रोड पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा बुरांश होटल के पास हुआ। हादसे की सूचना मिलने के बाद ही गुमखाल चौकी प्रभारी उप निरीक्षक संजय राउत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं शव को कोटद्वार मोर्चरी पर भेजा गया। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई अभी की जा रही है। देहरादून जिलाधिकारी सवीन बंसल और उनकी टीम ने मूक बधिर बच्चों के बेहतर कल्याण के लिए तेजी से कदम उठाए।
सत्य साई आश्रम से 14 बच्चों को आर्थिक और अन्य कारणों से हटाकर राफेल होम संस्था में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां पर उनकी पढ़ाई और भोजन की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। डीएम के निर्देश पर प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए बच्चों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए वाहन व्यवस्था सुनिश्चित की। इस कार्य में मुख्य विकास अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी का सहयोग सराहनीय रहा। डीएम ने इस क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं को हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया है और कहा है कि रजिस्ट्रेशन के समय दी गई सुविधाएं हमेशा उपलब्ध रहनी चाहिए। ये पहल बच्चों के उज्जवल भविष्य की ओर एक सकारात्मक कदम है, जो प्रशासन की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को दर्शाता है। किसी भी जनपद की तरह हमारे जनपद में भी कुछ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं और एक कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन ऐसा है जिसको हम OAS बोलते हैं, ऑर्फन अबेंडेंड सरेंडर्ड। मीन्स ये बच्चे दिव्यांग भी हैं, मानसिक रूप से दिव्यांग भी हैं और ऑर्फन भी हैं, इनके पेरेंट्स भी नहीं हैं। और ये सारी बालिकाएं हैं। जिस संस्था में इनको अभी तक आश्रय दिया जा रहा था, ट्रेनिंग दी जा रही थी, इनका स्टे इंश्योर किया जा रहा था, वो संस्था बंद होने जा रही है। वो एक NGO थी। हालांकि उस NGO की फाइनेंशियल मदद और रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज़ में पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी और उनको फंडिंग सोर्स करने में गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन की गारंटीज होती थी, बट फॉर सम रीजन इट इज़ गोइंग टू क्लोज। ये डायरेक्शंस दी गई थी कि जब तक इन बच्चों का कोई अच्छा विकल्प एडमिनिस्ट्रेशन नहीं एक्सप्लोर कर लेता, तब तक उस संस्था को ही इनको बच्चों को आश्रय देना है। यही एक विषय था जब जिले से एक कॉम्प्रिहेंसिव जांच इंस्टीट्यूट हुई थी, संस्थित हुई थी कि हमारी जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिले में, लगभग 20 हैं, उन सब 20 की 20 ऑर्गेनाइजेशंस की गहनता से जांच की जाए। इट वाज अ हाई लेवल कमेटी हेडेड बाय जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी एंड आवर जिला शिक्षा अधिकारी। जब वो जांच की गई तो उसमें बहुत से तथ्य उजागर हुए कि जब रजिस्ट्रेशन के समय ये लोग अपनी फंडिंग सोर्सेज को डिक्लेयर करते हैं, अपने यहाँ पर कितने टीचर्स और स्पेशल जो ट्रेनर्स होते हैं उनको डिक्लेयर करते हैं, अपने फंडिंग सोर्सेज को उजागर करते हैं रजिस्ट्रेशन के समय, तो वो सब चीज़ें फॉलोड की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं। तो उसी के दौरान हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आगे आई टू मेक अप फॉर दैट गैप कि हम ऐसे बच्चों को अब लेने को रेडी हैं। सो दैट वाज द पर्पस ऑफ दैट इंक्वायरी कि जो उनका मैंडेट है वो फुलफिल करें, जो उनकी जिम्मेदारी है सोसाइटी के प्रति वो फुलफिल होनी चाहिए। जब एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट उनको गारंटी दे रहे हैं, जब एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट अपने रिस्क पे उनके फंडिंग सोर्सेज के लिए अंडरटेक कर रहा है, सो ये उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी है कि जिसके लिए उनको फंडिंग मिल रही है, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन उनको सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे बच्चों को जब जरूरत पड़े उन संस्थाओं की तो वो पीछे ना हटे। देहरादून नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था को और भी अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। अब शहरवासियों को सिर्फ एक क्लिक में ये जानकारी मिल सकेगी कि उनके मोहल्ले में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आई है या फिर नहीं। इसके लिए नगर निगम सभी कूड़ा एकत्रित करने वाले वाहनों को GPS ट्रैकिंग सिस्टम से लैस कर रहा है। इस तकनीक के माध्यम से नगर निगम सुनिश्चित करेगा कि कूड़ा गाड़ियां तय समय पर और रूट पर चले। साथ ही नागरिक मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट के जरिए रियल टाइम से अपने इलाके की साफ सफाई और गतिविधियों को देख सकेंगे। इससे सफाई व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों की शिकायतों में भी कमी आने की उम्मीद है। शहरी विकास विभाग के सचिव ने इस योजना को शीघ्र लागू करने के भी निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था से वाहन चालकों और सफाई कर्मचारियों की जवाबदेही तय होगी। अगर कोई वाहन तय रूट पर नहीं जाता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जा सकेगी। नगर निगम का कहना है कि ये कदम न केवल स्वच्छ भारत मिशन को गति देगा
बल्कि देहरादून को एक सच्चे स्मार्ट सिटी के रूप में भी स्थापित करेगा। नागरिकों को सफाई संबंधी शिकायतों की रिपोर्टिंग और निगरानी में अब अधिक सुविधा होगी, जिससे शहर को स्वच्छ और स्वास्थ्य बनाए रखने में सहयोग मिलेगा। हमारे यहाँ डोर टू डोर कूड़ा उठान की व्यवस्था है, उसमें नगर निगम जब से कार्य कर रहा है तो हमने वार्ड में जो हाउस होल्ड कवरेज है उसको 46% से बढ़ाकर 80% तक हम लोग पहुँच गए हैं और प्रयास लगातार ये किया जा रहा है कि हम इसको 100% पर लेकर जाएं। इसके अलावा जो कुछ एक समन्वय की दिक्कतें आ रही थी कि कई लोगों को टाइमिंग का इशू हो रहा था कि वाहन किस समय आ पाता है, क्योंकि कई सारे हमारे वाहन ऐसे हैं जो कि सेकेंड राउंड भी करते हैं वार्ड में। तो इसके लिए प्रत्येक वाहन पर एक CUG नंबर भी दिया गया है और उस नंबर को भी हम जल्द ही सार्वजनिक करने वाले हैं। उन नंबर्स की सूची सभी सिटीजन्स के पास में उपलब्ध हो ताकि वो संबंधित वाहन कार्मिक से समन्वय बनाते हुए कूड़ा उठान को सुनिश्चित करा सके। पौड़ी जिले के द्वारिखाल ब्लॉक के गुमखाल बाजार में हुए सद्भावना सत्संग कार्यक्रम में गांव में भक्ति और सद्भाव का सुंदर माहौल इसमें देखने को मिला। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे नवनिर्वाचन प्रमुख महेंद्र राणा का फूलमालाओं से स्वागत हुआ और सत्संग की शुरुआत दीप जलाकर की गई। बद्रीनाथ से आए महात्मा संतोषानंद के प्रवचन और बाइयों के भजनों ने वहां पर मौजूद हर शख्स को भावना विभोर कर दिया। महेंद्र राणा ने भी मंच से कहा कि गांव में पहली बार इतना अच्छा सत्संग देखने और सुनने को मिला और आयोजक दशरथ सिंह रावत ने भी उन्होंने इसके लिए दिल से उनको बधाई दी। सत्संग प्रेम नगर आश्रम हरिद्वार की उत्थान मानव समिति की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें आसपास के कई गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। महिलाओं की भागीदारी और भक्तों की भीड़ ने इस आयोजन को एक यादगार आध्यात्मिक अनुभव बना दिया। ऐसे कार्यक्रम पहाड़ में धार्मिक जागरूकता फैलाने की दिशा में एक बेहतरीन पहल है। आज द्वारिखाल ब्लॉक के अंतर्गत घूमखाल में सद्भावना सत्संग परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार द्वारा जो कराया गया और जो सद्भावना वेडिंग पॉइंट में जो कराया गया, इस तरह के प्रोग्रामों से मैं आयोजकों का भी धन्यवाद करता हूं और इस तरह के प्रोग्रामों से हमारे क्षेत्र में बड़ी खुशहाली, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम बार बार होते रहे और हमारे क्षेत्र में खुशहाली और सबकी मनोकामना पूर्ण करें। समान नागरिक संहिता यानी UCC के अंतर्गत उत्तराखंड में अब तक 2 लाख से ज्यादा विवाह हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश एक ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बन रहा है। शादी का रजिस्ट्रेशन अब अधिक सरल और ट्रांसपेरेंट बन चुका है। आर्थिक कारणों से कोई भी नागरिक अपने अधिकार से वंचित ना हो, इसके लिए 26 जुलाई 2025 तक विवाह पंजीकरण शुल्क पूरी तरीके से निःशुल्क किया गया है। अब तक 2 लाख से ज्यादा शादी UCC के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो चुकी है। सीएम ने कहा कि ये देवभूमि की देवतुल्य जनता के विश्वास और सहभागिता का प्रणाम है। उन्होंने सभी से अपने विवाह का ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य कराए जाने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि मिलकर इस नवचेतना को सशक्त बनाएं और एक न्यायपूर्ण उत्तराखंड के निर्माण में सहभागी बने। नमस्कार प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार द्वारा लागू की गई समान नागरिक संहिता ने राज्य में एक नई सामाजिक चेतना और न्यायपूर्ण व्यवस्था की नींव रखी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि UCC के अंतर्गत विवाह पंजीकरण की यह प्रक्रिया अत्यंत सरल और पारदर्शी है। हमारा यह स्पष्ट संकल्प है कि कोई भी नागरिक केवल आर्थिक कारणों से अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित न रह जाए। इसी उद्देश्य से 26 जुलाई 2025 तक विवाह पंजीकरण शुल्क पूरी तरह से निःशुल्क किया गया है। अब तक UCC के अंतर्गत लगभग 2 लाख से भी अधिक विवाहों का पंजीकरण हो चुका है। यह आंकड़ा इस ऐतिहासिक व्यवस्था में आपके विश्वास और सहभागिता का प्रतीक है। मैं विशेष रूप से यह भी कहना चाहता हूं कि जिनका विवाह इस कानून के लागू होने से पहले हो गया है,
वे सभी आगे बढ़कर ऑनलाइन माध्यम से विवाह का पंजीकरण अवश्य करवाएं ताकि उनका विवाह भी विधिक रूप से सुरक्षित और प्रमाणित हो सके। आइए इस नव चेतना को सशक्त बनाएं और एक न्यायपूर्ण उत्तराखंड के निर्माण में सहभागी बने। जय भारत। देहरादून की सफाई और सुंदरता के लिए नगर निगम ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। अब जल्द ही शहर की सड़कों पर आधुनिक रोड स्वीपिंग मशीनें दौड़ती नजर आएंगी, जो हर दिन और हर रात मुख्य मार्गों की सफाई का जिम्मा संभालेंगी। इससे न सिर्फ सड़कें चमक उठेंगी, बल्कि धूल और गंदगी की समस्या भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। शहर को स्वच्छ और खूबसूरत बनाने के विजन को देहरादून प्रशासन कैसे धरातल पर उतारने जा रहा है, इसको लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सड़कों पर चमक का सफर, शहर की सफाई में तकनीक का जादू, स्वच्छता की लड़ाई में नगर निगम का नया हथियार, कैसे बदल रहा है शहर का नजारा। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी, जिसे पर्यटक हरी भरी वादियों और शांत वातावरण के लिए जानते हैं, लेकिन इसी देहरादून की कई सड़कों पर रोज धूल और गंदगी का अंबार लगा रहता है। नतीजा न केवल शहर की सुंदरता प्रभावित होती है, बल्कि बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। अब इसी समस्या के समाधान के लिए नगर निगम हाईटेक टेक्नोलॉजी की मदद लेने जा रहा है। निगम जल्द ही रोड स्वीपिंग मशीनें खरीदेगा, जो दिन रात प्रमुख मार्गों की सफाई करेगी। नगर आयुक्त नमामि बंसल के अनुसार शहर की कई सड़कें ऐसी हैं जहां मैनुअल सफाई से पूरी तरह गंदगी हटाना संभव नहीं हो पाता। ऐसे क्षेत्रों में रोड स्वीपिंग मशीनें अधिक प्रभावी साबित होंगी, क्योंकि ये तेज, सटीक और गहराई से सफाई करने में सक्षम है। सफाई व्यवस्था को और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, जो समय समय पर हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं कूड़ा उठान को लेकर के, उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। कंप्लेंट्स को मिनिमाइज करना और जो हमारी डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की कवरेज है, हाउस होल्ड कवरेज, उसको मैक्सिमाइज करना, इसी मूल मंत्र पे काम कर रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उसके अनुपात में प्रोपोर्शनली हम अपने डोर टू डोर कलेक्शन के व्हीकल्स की संख्या को बढ़ा सकें, और साथ ही साथ कुछ एडिशनल ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी डिप्लॉय करके जितने भी हमारे GVPs हैं उनको हम पूरी तरह से देहरादून शहर से हटा सकें। इन मशीनों की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि ये न केवल धूल और सूखे कचरे को हटाएगी, बल्कि रोड सरफेस पर जमा फाइन पार्टिकल्स को भी साफ करेगी, जो आम झाड़ू या मैनुअल सफाई से नहीं हटते। अभी तक देहरादून में सड़कों की सफाई अधिक तक मैनुअल होती रही है, लेकिन मशीनों के आने से ये काम अब प्रोफेशनल तरीके। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।